दोस्तों, दिल्ली की अदालत में एक मुलजिम को लगातार आवाज़ लगाई जा रही थी। यो आवाज़ लगाने के बाद वो जो मुलजिम होता है, मुलजिम और उसके साथ में जो 2 सिपाही होते हैं, वो दोनों सिपाही भी साथ में कोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वो उसमें जो कोर्ट में जो कटघरा होता है, उस कटघरे में जैसे ही वो मुलजिम जाने की तैयारी करता है, तो जज साहब उसको देख लेते हैं और जज साहब जैसे ही उसको देखते हैं, तो उसके बाद उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो जो है वहाँ से निकल कर के चला जाता है और आगे आके वो आता है और उसके पीछे-पीछे जो 2 पुलिस वाले थे उस कैदी के साथ में, वो उसके पीछे-पीछे चले आते हैं। वो तीनों के तीनों लोग कोर्ट के बाहर निकल आते हैं। कोर्ट के बाहर निकलने के बाद एक चाय की टपरी पर जाते हैं और चाय की टपरी पर जाने के बाद उस चाय वाले से कहते हैं कि भैया 3 चाय बना दीजिए। वो 3 चाय बना करके देता है, तब तक के लिए ये लोग बैठते हैं। वो चाय बना के जब देता है तो ये लोग चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद वो जो मुलजिम होता है, वो मुलजिम कहता है कि ठीक है, मैं तो घर जा रहा हूँ क्योंकि जज साहब ने मुझसे जाने के लिए कहा है और आप लोग जो है अपना काम कीजिए और आपने जो है ऑफिस में जाइए। तो ये बात वो लोग सुन करके कहते हैं कि ठीक है, आप जा सकते हैं। तो वो वहाँ से जो है निकल जाता है। उसके बाद वो दोनों सिपाही जो होते हैं वो चाय पीते रहते हैं। उसके बाद कोर्ट से जो है दोबारा आवाज़ लगाई जाती है कि मुलजिम हाजिर हों। तो वहाँ पर जब वो आवाज़ लगाई जाती है तो कोई सुनने वाला ही नहीं होता है। तो और जो कैदी वहाँ पर आए हुए थे, तो उनके साथ में जो सिपाही थे, जब वो इस बात को सुनते हैं, तो सुनने के बाद वो उसमें का जो है एक सिपाही वो बाहर निकल कर के आता है और वो 2 सिपाही जो उस मुलजिम के थे जो चाय पी रहे थे चाय की टपरी पर, तो उनसे कहते हैं कि आपका मुलजिम कहाँ है और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको लगातार वहाँ पर आवाज़ लगाई जा रही है। तो वो लोग जो है सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि जज साहब ने उसको तो जाने के लिए कहा था, तो वो तो चला गया है। तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उसके बाद कोर्ट में वो लोग प्रवेश करते हैं दोनों सिपाही। दोनों सिपाही जब कोर्ट में प्रवेश करते हैं, तो जज साहब से कहते हैं कि आप ही ने तो कहा था कि यहाँ से चले जाइए। तो जज साहब जो है गुस्से से और भी तमतमा जाते हैं और जज साहब कहते हैं कि वो मेरी आँखों के सामने बार-बार आ रहा था और उसका नंबर भी नहीं था। वो जैसे ही कटघरे में आया तो मैंने उसको बैठने के लिए कहा था कि तुम्हारा नंबर अभी नहीं है, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब आना और फिलहाल तुम चले जाओ। मैंने उसको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसका नंबर नहीं था इसलिए उसको बैठने के लिए कहा था, लेकिन आप लोगों ने उसको छोड़ दिया। ये सारी बातें सुन कर के जो दोनों सिपाही होते हैं वो वाक़ई में जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतना बड़ा कैदी वो हमारे चंगुल से जो है छूट चुका है और वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इसके लिए जो है सिपाहियों को क्या सज़ा मिलेगी, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी उस कैदी की है जिसके रंग रूप बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उसने जो है अपराध भी जो है बहुत ज़्यादा कर रखे थे। जिन अपराधों को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है और यह सब चीज़ आपको गूगल और यूट्यूब पर सर्च करने पर मिल जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने तकरीबन 1000 मोटरसाइकिलें चोरी की और उसके ऊपर तकरीबन 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसने जो है ऐसे-ऐसे अपराध किए हैं कि तकरीबन 94 बार उसको अदालत में जो है पेश किया जाता है और पेश करने के बाद उसको कई बार जेल भी हो जाती है। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है और बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, बने रहिएगा अंत तक। मैं शादाब खान, हमारा यूट्यूब मंच द रियल स्टोरी पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है झज्जर और झज्जर के एडिशनल सिविल जज होते हैं। वो अचानक ही से जो है जो अपने हाई कोर्ट जो है आना बंद कर देते हैं।
तो उनकी तलाश जो है शुरू हो जाती है। और जो उनके अर्दली लोग होते हैं या उनके टीम के जो लोग होते हैं, वो लोग उनकी तलाश करने लगते हैं कि आखिर जज साहब जो है बगैर बताए कहाँ जा सकते हैं। और उनकी जो है जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि वो बिना बताए कहाँ जा सकते हैं। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही यह बात भी जो है पहुंच जाती है कि वहां से एक लेटर चला था जो यहाँ की झज्जर अदालत को मिला था। दरअसल एक एक जस्टिस के ऊपर आरोप था कि उन पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, लगातार अखबारों में वो छप रहा था। तो जब लगातार उनके जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप वो अखबारों में छप रहे थे, तो छपने के दौरान ही एक लेटर आता है हाई कोर्ट के एक रजिस्ट्रार को। और वो रजिस्ट्रार को वो पत्र मिलता है। तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि जो जज साहब जो एडिशनल जज साहब होते हैं, जिनके खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल होता है, जिनके खिलाफ जो है जांच चल रही थी भ्रष्टाचार की, तो उनके पास एक लेटर आता है और उसमें लिखा होता है कि जब तक के लिए आपके खिलाफ न्यायिक जांच चल रही है, तब तक के लिए आप 2 महीने के लिए आपको छुट्टी दी जाती है। आप घर पर फिलहाल जो है आराम कीजिए। जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही जो है कार्यभार ग्रहण कीजिएगा। तो वो तब तक के लिए 2 महीने के लिए जो है अपने घर पर चले जाते हैं आराम करने के लिए। और इसी दौरान एक दूसरा पत्र आता है और उसमें बताया जाता है कि ये जज साहब अब इनकी नियुक्ति की जाती है और अब यही सुनवाई करेंगे। तो वो जो दूसरे जज साहब होते हैं वो जो है उस कुर्सी पर जो है बैठ जाते हैं और सुनवाई जो है करने लगते हैं। लगातार जज साहब जो है 40 दिनों तक जो है लगातार जज साहब बैठ करके एक की एक सुनवाई करते रहते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है काम करते हैं। और 2470 कैदियों को तकरीबन उन्होंने अपनी अदालत में जो भी कैदी जो है अलग-अलग जुर्म के थे, उसी मामले में सबको ही जो है उन्होंने ज़मानत दे दी और सबको घर भेज दिया। सब अपने-अपने जो है आते-जाते रहे। जब लगातार 40 दिन तक ऐसा चलता रहा, तो उस दौर में यह बात कर रहा हूँ सन 1980 की, तो उसी इलाके में लगातार खबर छप रही थी कि कोई जज आया है पहली बार और बहुत ही अच्छा उसका कार्यकाल है। जो भी फरियादी उसके पास जाता है ज़मानत के लिए, तो उसकी ज़मानत को मंज़ूर कर लिया जाता है और उसको परेशान नहीं किया जाता है। बहुत ही अच्छे जज साहब हैं, किसी भी फरियादी को जो है निराश नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोगों को तो वो छोड़ ही देते हैं। और जज साहब के बारे में ऐसे चल रहा था, तो जज साहब अचानक से एक दिन गायब हो जाते हैं। तो उनके लिए जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि वो जज साहब नहीं है, बल्कि एक चोर हैं, जो जज बनकर 40 दिन यहाँ कुर्सी पर बैठकर चला गया। उसने तकरीबन 2470 कैदियों को रिहा कर दिया था, तो अब तो हड़कंप मचना ही था। और ये बात पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तक जब पहुँचती है, ये बात उच्च अधिकारियों तक जब पहुँचती है, बात जब जजों तक पहुँचती है, तो बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच जाता है और उस मामले की जाँच पड़ताल कराई जाती है। तो पता चलता है कि रजिस्ट्रार ने ना तो कोई पत्र भेजा था और ना ही किसी जज की नई नियुक्ति की थी, बल्कि जो पुराने जो एडिशनल जज थे, उनके खिलाफ जो है केवल भ्रष्टाचार के आरोप की जाँच की जा रही थी और उनके खिलाफ जो है और कुछ नहीं था। उनके ट्रांसफ़र की तो कोई बात ही नहीं थी। सब कुछ जो है फर्जी कागज़ों के आधार पर चल रहा था और इस बात की कानो-कान किसी को खबर भी नहीं थी कि जो है इसके बाद हाई कोर्ट में जो है हड़कंप मच जाता है। इसकी जाँच पड़ताल की जाती है। जितने भी 2470 मामलों में जो है उन कैदियों को जो रिहा किया गया था, पुलिस वाले अब उन कैदियों की जो है तलाश करना शुरू कर देते हैं और उन कैदियों में जो सबसे मेन कैदी था उसका नाम जो होता है उसका नाम होता है धनीराम मित्तल। वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहता है और बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। आज उसी चोर की कहानी है, आज उसी मुलजिम की कहानी है। ये कहानी धनीराम मित्तल की है। उसका जन्म 1938 में हरियाणा के एक भिवानी में हुआ था। पढ़ने लिखने में वो बहुत ही ज़्यादा होशियार था और रोहतक से उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद उस दौर में जो है बहुत ही आसानी से नौकरी मिल जाया करती थी, लेकिन उसने नौकरी की कभी तलाश ही नहीं की और इधर-उधर जो है घूमता रहा
बात दरअसल 1964 की है। उस टाइम जो है कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी कर सकता था, क्योंकि नौकरी इतनी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन उसने नौकरी की तलाश ही नहीं की और इधर-उधर घूमता रहा। उसके जो है मतलब की कोई चीज़ जो है मिल नहीं पाती थी, तो जो वो चाहता था शायद उसको वो मिल नहीं रहा था, इसलिए वो आरटीओ दफ्तर में आना-जाना शुरू कर देता है। जब ये आरटीओ दफ्तर में आना-जाना शुरू कर देता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे आरटीओ दफ्तर के आएँ-बाएँ जो है काफ़ी लोग बैठे होते हैं। उसमें कुछ लोग तो वकील के भेष में होते हैं और कुछ लोग दलाल के भेष में होते हैं। तो जो उसमें वकील लोग होते हैं, तो उनका काम ही होता है कागज़ तैयार करना और उसकी जो है जाँच-पड़ताल करना, और बाकी के जो दलाल लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं, जो वो सीखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था कि जो है डीएल कैसे बनता है और गाड़ियाँ कैसे जो है चोरी की बेची जाती हैं और फर्जीवाड़े के कागज़ जो है कैसे तैयार किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो बैठ कर के वहाँ पर जो है सीखता है और गा जो है उसने जो नंबर 2 का काम था, वो वहीं से जो है सीखा था और सीखने के बाद उसने यहीं से अपना जो है दिमाग में आया उसके कि 1964 की बात है, तो उसने 1-2 गाड़ियों की चोरी की और उसे अपने हाथ से ही बेच दिया। इसके बाद धीरे-धीरे वो कई कई गाड़ियों की चोरी करता है। 1-2 बार पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसको ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि हम ज़्यादा दिन तक सलाखों के पीछे टिक नहीं पाएँगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा होशियार था और बहुत ही ज़्यादा चालाक और समझदार भी था। तो इसलिए वो सलाखों के पीछे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है और फिर जो है बाहर चला आता है और ये जो है सलाखों से निकल आता है और ऐसे ही चल रहा था और उसने जहाँ से ये सीखा था कि फर्जी एग्ज़ैक्ट जो है कागज़ कैसे तैयार किए जाते हैं, वहाँ पर जो है ये साल 1968 में उसने फर्जी कागज़ जो है तैयार करने के बाद भारतीय रेलवे के माध्यम से एक स्टेशन मास्टर को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि यहाँ पर एक नए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की जाती है और जो है नियुक्ति की जाती है। अब स्टेशन मास्टर के नाम की जो है नियुक्ति हो जाती है। वो आते हैं और जॉइन करते हैं। जॉइन करने के बाद उनके अंडर में जो है कई सारी ट्रेनें आती थी और जाती थी। उनको वो हरी झंडियाँ भी दिखाया करता था और मालगाड़ियाँ भी आती थी, उनको भी जो है वो रवाना किया करता था। इसी तरीके से उसका जो है सुबह से शाम तक का शेड्यूल बन जाता है और वो स्टेशन मास्टर का जो है काम करता रहता है। साल 1968 से 1974 तक ऐसे ही नौकरी करता रहता है। अब उन्हें जो है लगने लगा था, मतलब जो धनीराम मित्तल थे उनको लगने लगा था कि शायद ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है और जो है अब कुछ और ही करना चाहिए। इसके बाद वो सीधा जो है राजस्थान चला जाता है और राजस्थान जाने के बाद वहाँ पर तकरीबन 3 साल तक वकालत का कोर्स करता है और वकालत करने के बाद वो जो है हैंड राइटिंग का जो है कोर्स करने के लिए राजस्थान से सीधे कलकत्ता चला जाता है और कलकत्ता में हैंड राइटिंग का कोर्स करता है जिसको ग्राफिलॉजी कहते हैं। दरअसल एक ऐसी भाषा होती है जो सिर्फ अधिकारी लोग ही यूज़ करते हैं। जिसमें सीबीआई हो या पुलिस हो या कोई गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती है, सरकारी दफ्तरों में इसका इस्तेमाल किया जाता था कि कैसे जो भाषा लिखी हुई है उसको जो है पहचानना है। अब ये 3 कोर्स कर लेता है, एक वकालत का कोर्स कर लेता है और दूसरा है हैंडराइटिंग का कोर्स कर लेता है और अब ये चोर तो पहले से ही था, आरटीओ में बैठ कर के ये फर्जी कागज़ तैयार करना भी जान जाता है और इस तरीके से जो इनका ज्ञान है वो बढ़ता ही चला जाता है। चोरी तो ये करते थे पहले से, अब वाहनों को जो है बेचने में इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक तरफ ये वाहनों की चोरी किया करते थे और दूसरी तरफ उनके फर्जी कागज़ बना कर के उनको जो है बेचना भी बहुत अच्छी तरीके से इनको आ गया था और ये जो है तकरीबन 1964 से लेकर के 70 का दशक होता है और फिर 80 का दशक आता है। तो उसमें जो है कोई कंप्यूटराइज़ वगैरह का ज़माना नहीं था। सारी चीज़ें रजिस्टर में ही दर्ज हुआ करती थी और उसी में नोट हुआ करती थी। इसीलिए पत्र लेकर खुद आदमी जो है जाया करता था कि ये लीजिए पत्र और मुझे सरकार ने भेजा है और ऐसे ही वो लगातार नौकरी करते चला जाता है। पटियाला हाई कोर्ट में भी उसने जो है सरकारी नौकरी की थी
और किसी को पता ही नहीं चला। कानो कान और जो है वो नौकरी करता रहा, और जज की जो बारीकियां होती हैं वो बाबू बनकर पटियाला हाई कोर्ट में ही वो जज की बारीकियों को जो है पढ़ता है, जज की बारीकियों को समझता है और सीखता चला जाता है। ऐसे ही जो लगातार चोरी होती चली जाती है, पटियाला के कोर्ट में भी रहा, और एक दिन उसे मौका मिलता है। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि जो हरियाणा के जो एक एडिशनल जज हैं, एडिशनल सिविल जज, उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें पढ़ी, उसने फर्जी कागज़ तैयार करके जज साहब के यहाँ जो है भिजवाए, और उनको जब कागज़ मिलता है तो उसमें जो है लिखा होता है कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो आपको 2 महीने के लिए छुट्टी दी जाती है। फिलहाल आप अपने घर पर जा कर के आराम कीजिए, और यहाँ पर एक दूसरे एडिशनल जज की नियुक्ति की जाती है। अब वो इस केस की सुनवाई करेंगे। इस दौरान जो है वहाँ पर जो है वो जो है सुनवाई के इस वहाँ पर जो है नियुक्ति होने के बाद वो इस चीज़ की जो है सुनवाई करते रहते हैं, और इस बात की कानूनी खबर भी जो है किसी को नहीं लगती है। ये सारी चीज़ें सब होती रहती हैं। हालाँकि बाद में जो है वो गिरफ्तारी के लिए गए थे। जब गिरफ्तार हुए थे, इस बात की पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही थी। आगे चलने के बाद वो लगातार चोरी पे चोरी जो है करते चला जाता है। और जब ये वकालत का कोर्स कर लेते हैं, तो ये खुद जो है वकील बन जाते हैं, और वकील बनने के बाद जो है बहुत सारे केस की जो है ये सुनवाई करते हैं। लगातार जो है ये केस लड़ रहे थे, उसकी जानकारियाँ जुटा रहे थे, और ऐसा करते-करते उन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 1000 गाड़ियों की जो है चोरी की थी, और उनको चोरी करने के बाद वो जो है बेच दिया करते थे। इस पर लगभग उनके खिलाफ जो है तकरीबन 127 मुकदमे भी दर्ज होते हैं। लेकिन उनके ऊपर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक ऐसा चोर रहा जिसने जो है हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, और जो है कई जगह जो है लगातार जो है चोरियों की घटनाओं को अंजाम देता रहा। लेकिन साल 2016 में दिल्ली की अलग-अलग जगहों पर जब चोरी होती है, और पुलिस जब इस चोरी की जाँच करती है, तो उसमें जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तो उस सीसीटीवी कैमरे में जब देखा जाता है कि दो उसमें जो है एक चोर दिखाई देता है, लेकिन वो चोर एक बुजुर्ग व्यक्ति था, और उसकी उम्र तकरीबन 77 साल या 78 साल के आसपास थी। तो पुलिस जो है सोच में पड़ जाती है कि ये किस तरीके का चोर है जो एक बूढ़ा व्यक्ति है। अब वो विजय बुजुर्ग जो होता है, तो अब वो वहाँ चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। उसके बारे में पता चलता है कि ये तो वही व्यक्ति है धनीराम मित्तल, जो 1964 से लेकर के अब तक इसने जो है आतंक मचा रखा है। तो उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, और जांच पड़ताल शुरू होने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी उम्र ही केवल ज़्यादा हुई थी, बाकी उसके दिमाग में जो है कोई कमी नहीं आई थी, और वो ज़्यादा दिन तक सलाखों के पीछे नहीं रहता है। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वो वहाँ से जो है निकल आता है, और जो है जब इसका फोटोग्राफ जो है अखबारों में छपता है, तो कितने ही लोग अब जो निकटतम चौकी के थे थाने के, तो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वो लोग जो है जा कर के कहते हैं कि इस आदमी को तो मैं पहले से जो है देखा है हमने, और हम जानते हैं। दरअसल जब वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है चोरी करता, और कोई व्यक्ति वहाँ अचानक से जो है पहुँच जाया करता था अपनी गाड़ी के पास, तो वो कहता था कि बाबा ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता था कि भैया मैं जो है बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे जानकारी तो है नहीं कि मास्टर जो है चाबी आपकी गाड़ी में जो है गलती से जो है लग गई, और यदि पकड़ा गया और चाबी लग गई, तो मास्टर की जो है उसी के पास होती थी, और वो उसे निकाल लिया करता था। बताया जाता है कि इसने इंडिया के बड़े-बड़े कांड को अंजाम दिया, और उसको आसानी से सारी जानकारी जो है हो जाया करती थी। दोस्तों आज की ये कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना तो किसी को ठेस पहुँचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाओं से आप बच सकें, और आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।